हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे, अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बहुत ही सारे टॉपिक हम कवर अप कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मींस राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। ग्रीनरी के लिए बेसिकली हमारे पास है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण आपको पता है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से हमें ये करना पड़ा। तो विकास क्रम एवं सामान्य परिचय में अगर हम देखें तो जून 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र का एक मानव पर्यावरण सम्मेलन होता है। आपको पता होगा, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है और वही जून 1972 में स्टॉकहोम में हो रहा था, उसका एक सम्मेलन। तो उसका जो 42वां संशोधन हमने किया 1976 में, निदेशक तत्व में आर्टिकल 48A को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, हमने हमारे संविधान में 1976 में संशोधन किया। और जो निदेशक तत्व हैं, जो डीपीएसपी हैं, उनमें 48A को जोड़ा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया कि भैया ये भी हमारा एक कर्तव्य है, एक दायित्व है। 1992 रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र का एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अर्थ को बचाने के लिए सम्मेलन होता है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन मतलब हमारी अर्थ को बचाने के लिए सम्मेलन होता है। 18 अक्टूबर 2010 में एनजीटी अधिनियम लागू किया गया 2010 में। ठीक है, और इसी के तहत एनजीटी का गठन हुआ। एनजीटी मींस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, तो 2010 में बना है। कब बना? 18 अक्टूबर 2010। आर्टिकल 21 इसका बेस है। आर्टिकल 21 क्या है? इसका बेस है जीवन का अधिकार। उसमें आर्टिकल 323B, संसद श्रम, पर्यावरण आदि विषयों को लेकर एक अधिकरण बना सकता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, अधिकरण। ठीक है, उसके अलावा इसकी स्थापना मैंने आपको पहले बताया 18 अक्टूबर 2010 को ही। और आधार क्या है? तो आधार वही है जो 2010 का इसका अधिनियम है। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर यह बना है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर नहीं बना। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2010 में हमने एक अधिनियम बनाया, तो इसका मतलब ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो पर्यावरणीय मामलों का त्वरित निपटारण करना है। बेसिकली जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड मामले होते हैं, सपोज कोई इंडस्ट्री है, रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के, पर्यावरण विभाग के, और बहुत ज्यादा स्मोक जो है हवा में छोड़ रही है, उसके लिए कुछ कर नहीं रही है, तो इसके लिए इन मामलों, ऐसे जो मामले होते हैं उसके लिए 6 महीने के अंदर अंदर इनको डिसीजन देना पड़ता है, सुनवाई करके। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके भोपाल, पुणे, कोलकाता व चेन्नई में आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले अध्यक्ष इसे लोकेश्वर सिंह पंटा हैं। वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। अब तक के जो अध्यक्ष हैं लोकेश्वर सिंह पंटा, स्वतंत्र कुमार, आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, उसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है। आई अगेन रिपीट, भारत जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद ऐसा तीसरा देश है जहां पर ये एनजीटी काम करती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसे उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के बराबर का दर्जा दिया गया। और एनजीटी जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट और अर्ध न्यायिक है। मतलब अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब होता है इसको सारे न्यायालय के अधिकार प्राप्त नहीं है। अर्ध न्यायिक मतलब ये क्या कर सकते हैं, जैसे किसी को जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को फांसी की सजा नहीं दे सकती है। गॉट इट? तो अर्ध न्यायिक है, कुछ सीमित अधिकारों के साथ इनको न्यायालय के अधिकार मिले हुए हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट है क्योंकि 6 महीने में इनको डिसीजन देना ही होता है। उसके अलावा अगर हम इनके बारे में बात करें कि गठन और संरचना का, तो केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन होता है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, कम से कम 10 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य इनके होते हैं। ठीक है, और ये जो सदस्य होते हैं ना, मैक्सिमम इसमें जजेस होते हैं, न्यायिक विशेषज्ञ होते हैं। तो या तो जजेस होंगे या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड जो विशेषज्ञ होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद। अध्यक्ष जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज या किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, वर्तमान भी हो सकता है और रिटायर्ड भी हो सकता है, दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं। अगर हम योग्यता देखें अध्यक्ष की, तो मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का चीफ जज होगा, और रिटायर्ड भी होगा, वर्तमान भी होगा। न्यायिक सदस्य जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। लेकिन अन्य अन्य सदस्य मैंने आपको बताया पर्यावरण विशेषज्ञ होते हैं, जिन्होंने 15 साल कम से कम एनवायरमेंट से रिलेटेड काम किया हो। ठीक है, और भारत सरकार में या राज्य सरकार में 5 साल का अनुभव रखते हैं पर्यावरण में काम करने का। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की नियुक्ति, पदावधि व सेवा शर्तें, तो धारा 6 में इनकी नियुक्ति के बारे में बात है। केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है। अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही केंद्र सरकार बना देती है, और सदस्य भी चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा बनते हैं।
अगर हम बात करें तो 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, पुनः नियुक्ति के पात्र ये होते नहीं है, फिर से इनको बना नहीं सकते। और अधिकतम आयु, तो अधिकतम आयु अगर आप देखेंगे अध्यक्ष के लिए 70 साल होती है, ठीक है, जो अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, अगर हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा तो 67 साल होगी, अगर सदस्य होगा वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट से लेके बनाया तो 70 साल, और अगर हाई कोर्ट से बनाया तो 67, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अध्यक्ष के लिए हमेशा 70 और सदस्य के लिए हमेशा, अगर सॉरी सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष है सदस्य तो 70, और अगर हाई कोर्ट का अध्यक्ष है सदस्य तो 67 साल, ठीक है। तो बेसिकली वो मेंबर पे डिपेंड करेगा। उसके बाद जो विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, जो पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं, वो तो जज होते नहीं है, वो तो पर्यावरण में काम किया उन्होंने, तो उनकी एज होती है 65। उसके बाद धारा 8 के बारे में बात करें कि अगर इनको पद त्यागना है, रेजिग्नेशन देना है, तो किसको देंगे? केंद्र सरकार को। इनके बारे में अगर इनकी सैलरी के बारे में बात करें तो वो भी केंद्र सरकार तय करती है। अगर इनको हटाने की कोशिश करें तो वो भी केंद्र सरकार हटाती है। और कैसे हटाती है कि अध्यक्ष को या सदस्यों को हटाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे भैया इनका फलाना काम है, उसमें मुझे कुछ गड़बड़ी दिख रही है, तो उसकी एक जांच कर लो, जांच में अगर सही पाए गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भैया जांच सही है तो इनको हटा दो, तो सरकार उनको हटा देगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीके हैं हटाने के? बिल्कुल, अगर मान लीजिए काम ही नहीं कर पा रहे, शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, ठीक है, मानसिक रूप से, उसके अलावा अगर इन्होंने पहले कोई अपराध किया था और आज उसका रिजल्ट आ गया, मतलब उसका डिसीजन आ गया है और इनको सजा हो गई है, तो भी हटा देंगे। या इसके अलावा ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दिवालिया हो गए हैं, ठीक है, तो भी इनको हटा दिया जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के काम क्या है? बेसिकली पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर इनको फटाफट से डिसीजन देना होता है। कहीं पर भी पर्यावरण के नियमों की अनदेखी तो नहीं हो रही, जंगलों की सुरक्षा करना, प्राकृतिक स्रोतों की सुरक्षा करना, पर्यावरण से जुड़े जो कानून है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, देश के आम नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति आम लोगों में जागरूकता भी पैदा करना इन्हीं का काम होता है। उसके अलावा किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन अगर हो रहा है और उसमें पर्यावरण उत्तरदायी है कहीं से कहीं तक, तो फिर उसको भी देखना इन्हीं का काम होता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में एक विशेष भूमिका निभाता। अब तक के अगर चर्चित निर्णय में हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2015 में पॉस्को एवं उड़ीसा सरकार के बीच हुए समझौते को निरस्त किया था इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा 2012 में खुले में कचरा जलाने पर कंप्लीटली बैन लगा दिया था। 2013 में अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। आप देखिए ये सब जो चीजें हैं ना, ये आपसे पूछी नहीं जाएंगी, ठीक है, प्रीलिम्स में बहुत मुश्किल है कि आपसे पूछी जाए। हाँ, बस इतना जरूर हो सकता है कि आपसे ऐसे जरूर पूछेगा कि 2012 में जो खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था वो निम्न में से किस आयोग का था, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये आपको मेंस में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है ना मेंस में बड़ी काम आती है। 2015 में दिल्ली में एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर रोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में दिल्ली में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल के दौरान पर्यावरण की अनदेखी की गई। आर्ट ऑफ लिविंग समझ गया ना, श्री श्री रविशंकर, तो उन पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शक्तियां उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण में शामिल हो। उसके अलावा यह एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीली क्षेत्राधिकार है, ठीक है, अपील कर सकते हो आप, बिल्कुल अपील कर सकते हो। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, जो नागरिक प्रक्रिया संहिता होती है उसमें जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसी के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन एनजीटी पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो उसके हिसाब से ही चलेगी, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर यह काम करता है। पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरण की क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा दिलवा सकता है, ठीक है। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान है। निश्चित अधिकतम आर्थिक दंड 10 करोड़ तक का ये दे सकते हैं, और जो सजा है अगर आप बोले तो ये 3 साल तक की सजा इसको दे सकते हैं, ठीक है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश या अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय, अगर आपको मान लीजिए एनजीटी के अगेंस्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट में 90 डेज के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं कि भैया एनजीटी का ये डिसीजन हमें सही नहीं लग रहा है। इसके अलावा इनके जो कुछ रूल्स हैं जो इनके तहत जिसके तहत ये काम करते हैं, तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, पता है, सिंपल सा कैसे पूछे जाते हैं आपसे, सिंपल बोला जैव विविधता अधिनियम का अधिसूचित वर्ष कौन सा है, तो अब आपको वर्ष दे देगा 2002, 2004, 2006, तो ऐसे आपको ना अधिनियम के साथ उसका ईयर याद होना बेहद जरूरी है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है।
तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही गागर में सागर भरने का काम मैंने नोट्स में किया। अगर आप ये नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत जल्दी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।